गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, मानव के शरीर में जो भी अंग पाचन में सहयोग करते हैं वो सब पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए भोजन की जरूरत होती है और भोजन भी ऐसा जिनमें विटामिन, एंजाइम्स, पोषक तत्व और भी कई जरूरी चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आदि शामिल है। तो सीधे तौर पे भोजन को हम तो ग्रहण नहीं कर सकते, सीधे तौर पे भोजन से ये सारी चीजें नहीं मिल पाती जब तक कि एक सुचारू रूप से पाचन क्रिया नहीं होता। तो मानव शरीर में जो पाचन तंत्र होता है, जो पाचन क्रिया होती है, पाचन तंत्र को आहार नाल तंत्र भी कहते हैं। भोजन का वह संपूर्ण मार्ग जिसके द्वारा भोजन को पाचन में मदद मिलती है, वो सब पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर हम सर्वप्रथम बात करें तो मनुष्य के मुख गुहा से ही पाचन क्रिया चालू हो जाती है। जब मनुष्य सर्वप्रथम भोजन को ग्रहण करता है और भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो यहीं से पाचन क्रिया का कार्य होना शुरू हो जाता है। मुख गुहा में भोजन पहुंचने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों में दांत की मदद से, जो हमारे मुख गुहा में उपस्थित होते हैं, जीभ, दांत की मदद से और मुख गुहा में उपस्थित तीन जोड़ी लाल ग्रंथियों की सहायता से भोजन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में एक लुगदी बना दिया जाता है। लुगदी बनाने के बाद इसको हम ग्रसनी कहते हैं। वो ग्रसनी के मार्ग के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ये आपका ग्रास नली है, ये ग्रास नली है, ये ग्रसनी है और यहाँ पर तीन लाल ग्रंथियां हैं। तीन लाल ग्रंथियां हैं, ये तीनों लाल ग्रंथियां, इनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में बताएंगे। लाल ग्रंथियों के बारे में बताएंगे और लीवर के बारे में बताएंगे आपको अगले वीडियो में। आज इसमें सिर्फ हम आपको कौन कौन से अंग पाचन क्रिया में सहायता करते हैं उनके बारे में बताएंगे। बाकी लाल ग्रंथियों के बारे में, लीवर के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब भोजन सर्वप्रथम मुख गुहा में पहुंचता है तो दांत के सहायता से और लाल ग्रंथियों की सहायता से जीभ के द्वारा उस भोजन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसको लुगदी बनाया जाता है, पाचन योग्य बनाया जाता है। और पाचन योग्य बनते कि तीन लाल ग्रंथियां होती है, एक कर्ण पल्लों के पास होती है, जो कान का पल्ला होता है ये वाला हिस्सा, ठीक उसके एक पास होता है, और दूसरा ठीक जबड़ों के पीछे होता है, दोनों जबड़ों के पीछे होता है, और जो तीसरा है वो जीभ के नीचे होता है। और ये तीनों के तीनों जो लाल ग्रंथियां हैं ये नलियों के माध्यम से आकर इनका द्वार मुख गुहा में खुलता है, जिसमें से एक विशेष प्रकार की लार निकलती रहती है और वह लार भोजन को टूटने में, पाचन योग्य बनाने में सहायता करता है। अब भोजन के साथ यहाँ पर इतना पाचन क्रिया हुआ। अब यहाँ से भोजन जो है ग्रसनी के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली से होता हुआ धीरे धीरे भोजन सरकता हुआ आकर सीधा पहुंचता है आमाशय में। आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन यहाँ पर विभिन्न एंजाइमों की मदद से भोजन में पाचन क्रिया होता है, लेकिन यहाँ पर भी भोजन पूरी तरीके से पचता नहीं है, पूरी तरीके से पाचन क्रिया नहीं होती। ठीक आमाशय के बगल होता है लीवर, जो कि जिसके ऊपर डायफ्राम होता है, अर्थात डायफ्राम के नीचे और
आमाशय के ऊपर होता है कौन? लीवर, और लीवर में ही होता है पित्ताशय। ये क्या है आपका? पित्ताशय। और पित्ताशय में होता है एक पित्त रस, जो पित्त रस हमेशा स्रावित होता रहता है, यहां से बहता रहता है। पित्ताशय से पित्त रस हमेशा स्रावित होकर आग्नेयाशय में पहुंचता रहता है। अब अमाशय में भोजन पाचित होने के बाद, पूर्णतः नहीं पाचित होता है, लेकिन जितना भी पाचन क्रिया वहां होती है, वहां से पाचित होने के बाद, विखंडित होने के बाद भोजन पहुंचता है आमाशय में। आमाशय में भोजन फिर से एक बार इसकी पाचन क्रिया होती है, पित्त रस की मदद से भोजन एक बार फिर से भोजन के साथ पाचन क्रिया होता है। भोजन में जहाँ आमाशय में भी एक बार प्रोटीन्स, एंजाइम, जिस प्रकार का भोजन होता है जिसमें जिस प्रोटीन्स की, विटामिन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट जैसा भोजन किया गया रहता है, उन चीजों को अलग अलग किया जाता है। वो सारी चीजें अलग होती हैं। अलग होने के बाद फिर से एक बार दूसरी बार पाचन क्रिया होता है आग्नेयाशय में। आग्नेयाशय में पाचन क्रिया होने के बाद वही फिर से जो भोजन थोड़ा बहुत अपाचित रहता है, या फिर जो भोजन रहता है वो अवशोषित होने के बाद सीधा वह ग्रहणी के माध्यम से पहुंच जाता है सीधा छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन की पाचन क्रिया धीरे 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 होती रहती है, और अपशिष्ट पदार्थों को आगे बढ़ाते हुए वो फिर से पहुंच जाती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी एक बार फिर से पाचन क्रिया होने के बाद उसके आवश्यक जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने लेने के बाद, जो द्रव होते हैं उनको अवशोषित करने के बाद, जो हल्का ठोस पदार्थ है, जो ऐसा कह सकते हैं जो मल बचता है, उसको मलाशय में एकत्र कर लिया जाता है, अर्थात वो मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। और यही अब अवशिष्ट पदार्थ बाद में गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है उनमें विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण अंग सहायता करते हैं। अगर हम बात करें लीवर की, लीवर को मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि माना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। और नाम ही नहीं, ग्रंथि बड़ी नहीं है, बल्कि ग्रंथि का कार्य भी ज्यादा है। जैसे अगर हम यकृत की, लीवर की बात करें तो पहला कार्य इसका तो यही है कि इसमें पित्त रस होता है, मतलब पित्ताशय होता है। यकृत में पित्ताशय होता है, पित्ताशय से हमेशा पित्त रस स्रावित होता रहता है, जो कि पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम तो नहीं होता। ये तो सही बात है कि पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम तो नहीं होता है, लेकिन एंजाइम न होने के बावजूद भी वह भोजन के पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत का पहला कार्य तो ये हो गया कि पित्त रस को स्रावित करना। दूसरा, यकृत जो है हिपैरिन नाम का एक पदार्थ का निर्माण करता है, जो कि ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, और ब्लड का थक्का जो कि रुधिर वाहिनियां होती हैं, जिनके द्वारा रक्त पूरे शरीर में मतलब कि परिसंचरण करता है, चलता रहता है। अगर उसमें खून का थक्का जम जाएगा तो ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए यकृत जो है हिपैरिन नाम के एक पदार्थ का निर्माण करता है, जो कि शरीर में खून के थक्के को खून के थक्के नहीं बनने देता है। दूसरा कार्य हो गया इसका कि यह हिपैरिन नाम के पदार्थ का निर्माण करता है, जो शरीर में खून के रुधिर वाहिनियों में खून के थक्के को बनने से रोकता है। यकृत हिपैरिन नाम के पदार्थ का निर्माण करता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर के थक्के को बनने से रोकता है। तीसरा, ये विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है और उसे अपने अंदर संचित रखता है। विटामिन ए जो कि आंख की रोशनी के लिए बहुत ही मददगार होता है, तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। तो इस प्रकार से और भी चीजें करता है, जैसे यह जो शरीर में अत्यधिक शर्करा की मात्रा होती है, यकृत जो है शरीर में जो अत्यधिक शर्करा की मात्रा होती है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है।
उसको ग्लाइकोजन में संचित कर देता है, और ग्लाइकोजन में संचित करने के बाद वही बाद में जाके ग्लाइकोजन सिस कहलाने लगता है। इस प्रकार से यकृत का हमने 4 कार्य देखा, और 5वां कार्य यकृत का हम ये देखते हैं कि यह जो है निष्क्रिय आरबीसी को नष्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? लीवर। इस प्रकार से लीवर जो है हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है, और जिसके पित्ताशय से बहने वाला पित्त रस हमारे शरीर के पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक कान के पल्लों के पीछे, जो कान का पल्ला है ठीक उसके यहाँ पर स्थित होता है, और एक जो है ठीक जबड़ों के नीचे, और दूसरा जीभ के नीचे। ये तीनों लाल ग्रंथियां, पहली लाल ग्रंथि जाके जबड़ों के ऊपर खुलती है, दूसरी लाल ग्रंथि जो है जबड़ों के ठीक दोनों जबड़ों के ठीक बीच में खुलती है, नली के माध्यम से जाके खुलती है, और जो तीसरी है वो अधोजिह्वा होती है। ये अधोजिह्वा है, ये जाके हमेशा जीभ के नीचे इसका भाग होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से भोजन मुख गुहा के द्वारा ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद अमाशय में, अमाशय के बाद अग्न्याशय में, अग्न्याशय में पित्त रस के द्वारा भोजन पाचित होने के बाद ग्रहणी के द्वारा छोटी आंत में, छोटी आंत के द्वारा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद मलाशय में, और मलाशय के बाद अंत में अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से भोजन में पाचन क्रिया चलती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमें अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियो निकाल सकें, और हमारी जो चीजें समझ में ना आई हो उस पर भी कमेंट कीजिएगा, हम उसमें और भी वर्क करेंगे। तब तक के लिए बाय।